Hello, I'm a NEET aspirant, and today I'll be addressing concerns on the behalf of students to authorities like the Supreme Court, which have now become our last ray of hope. Hello everyone, I'm NEET aspirant. हेलो, मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह हाड़ा है। मैं राजस्थान के कोटा जिले से हूँ। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। To start with, I am a NEET aspirant. Hello friends, this is Aman from Bihar, Begusarai. So, the very first thing I'd like to say is that the NT is formulating a lot of SOPs which aren't working on ground reality. There is a lot of evidence on social media that the exams conducted so far, there is no sanitization, no thermal screening, or social distancing. Now, I would like to say one thing. NEET and JEE have 25 lakh aspirants all over India, including parents who will accompany their children to the exam center. They will travel hundreds of kilometers. They will have to arrange for an accommodation like a hotel, and it's not like a exam center is present in every district of India, and that's not practically possible too, right? Does this SOP guarantee that every student out of the 25 lakh is safe? Because if it doesn't, it does violate the right to life. गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम मेरठ। सर, यहाँ के केसेस डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। कल ही 2 केस निकले हैं। मेरी खुद की कज़न को कोरोना पॉजिटिव है, जिसके कारण मेरी मम्मा अलाउ नहीं कर रही है कि मैं सितंबर में एग्ज़ाम दूँ। सर, बाय बर्थ मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है, और मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनकी इम्यूनिटी सीरियसली में बहुत वीक होगी, जिसके कारण उनके पेरेंट्स को अलाउ नहीं करे। सर, हम लोग ड्रॉपर हैं, हमारे को भी बहुत टेंशन है। सर, हम लोग मेंटली अभी फिट नहीं है। हमें पता है सर, आप पे भी बहुत प्रेशर है कि आपको एग्ज़ाम कराना है, बट सर एक बार हमारी साइड से सोचिए। हम लोगों ने पूरा 1 साल मेहनत किया, अब एक स्टेज पे आके अगर ऐसा हुआ कि हमारे को एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा या फिर हमारे पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे, सर हम पे क्या बीतेगी। सर प्लीज़ एक बार इस बात का सोचिए सर। मास्क बोलते हो आप, मास्क 1 घंटे नहीं लगा सकते ढंग से। आप हमको बोल रहे हो कि पहले आप 3 घंटे लगाओ, उससे पहले 2 घंटे हमारी चेकिंग होगी, उससे पहले भी हमको लगा के आना पड़ेगा हमारी सेफ्टी के लिए, है ना। आप उस चीज के लिए बोल रहे हो, फिर बोलते हैं एसओपीस की बात हुई। एसओपीस का क्या हुआ? क्या हुआ? कर्नाटका में वही हाल है। 60 बच्चे वहां पर पॉजिटिव हैं। यूपी बीएड के एग्जाम में उसमें क्या हुआ? 38 बच्चे आगरा से पॉजिटिव हैं। आप बात कर रहे हो अमित शाह, है ना। वो एक मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर हो करके भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो एक हम तो भी नॉर्मल बच्चे हैं, हम इंसान हैं, वो भी नॉर्मल, है ना। हमारे पास ना ही तो इतनी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको सिक्योरिटीज है ना। और ये जो कमरों में बैठ के जो फैसला ये कर रहे हैं ना, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तुम एक दिन वहां पर बाहर जाकर आओ और देख। The current situation is one in which uncertainty about our health and safety in the exam hovers over us like a dark cloud. The COVID cases are increasing exponentially day by day, and now when the medical faculty says that the COVID-19 virus is airborne, which means if the exam is conducted at the said date, there lies a huge risk of community transmission. COVID-19 patients, even after getting treated, suffer from lung, heart, and brain impairments. Merely reading this sends chills down my spine. And the government wishes to send us, the students, to give exams in such a horrendous situation. I feel this is a breach to my fundamental right to live. हेलो सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे शहर में, गोरखपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर कोविड की स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मेरे अंकल की कल कोविड रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव है, और हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी दादी, ये सारे लोग अभी क्वारंटाइन हुए हैं। अभी हमारा मूवमेंट पूरी तरीके से बंद है सर। और अगर भगवान न करे कल को मुझे कोविड अगर होता है, तो मैं जिस रास्ते से जाऊंगा, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सेंटर तक जाऊंगा, जिस व्यक्ति के साथ जाऊंगा, उसको भी कोरोना होने का चांस बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति मुझसे इंटरेक्ट करेगा सेंटर पर, उसको भी कोरोना होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ मास्क और एसओपी इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो जो एजमेटिक पेशेंट्स है उनका क्या वो ये मास्क पहन के बैठ सकते हैं 3 घंटे के लिए, है ना, बिना इस मास्क को निकाले? व्हाट इफ उनको एक एजमेटिक अटैक आ जाता है, ठीक है, उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या कोई हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करी जाएगी? उनके पेपर का क्या होगा? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई स्पेक्स पहन रहा है तो स्पेक्स पहनने वालों का प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे अगर मैं यहाँ पर स्पेक्स पहन लूँ तो ये पूरा ऐसे फॉग्ड हो जाता है, ठीक है। मैं जैसे कुछ बात करूँ या फिर मैं सांस ले रहा हूँ तो ये पूरा फॉग हो जाता है। तो ऐसे फॉग स्पेक्स में क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम
बार बार इसको क्लीन करते रहे और एग्ज़ाम के ऊपर फोकस ना करें। लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था, इस ईयर उस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस के साथ कोविड का एग्ज़ाम देते हुए कोविड पॉजिटिव ना हो जाए, क्योंकि हम सब मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं एज ए डॉक्टर, बट एज ए पेशेंट नहीं। इस सिचुएशन में मास्क पहन के 3 घंटे मतलब 1-2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना पड़ेगा, फिर 1-2-3 घंटे एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप 5-6 घंटे कैसे एक समय मास्क पहन के रह सकते हो उसके, और मास्क उतारा भी तो आपके लिए और भी रिस्की होगा, क्योंकि मैं अस्थमा सफर करता था, तो मेरे लाइफ के लिए और भी रिस्की हो सकता है अगर मुझे इनकेस कोविड हो गया। मैं जब से कोविड हुआ है, मैं उस टाइम से मैं घर में हूँ, मैं बिल्कुल अभी तक आज तक बाहर भी नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर है इस बात का। आप 13 सितंबर पेपर करा रहे हैं, आपने मजाक रखा है क्या? WHO ने बोला है कि सितंबर में कोरोना पीक पे रहेगा इंडिया में, और आप पेपर करा रहे हैं। पेपर आप पोस्टपोन करिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मेरे घर के बगल में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, और जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन है वो भी पूरा ऑफ है। मेरे यहाँ से लखनऊ 200 किलोमीटर दूर है। बताइए मैं पेपर कैसे देने जाऊँ? ना ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ना ट्रेन चल रहा है, ना बस चल रहा है, ना गाड़ी चल रही, कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, मैं रामनगर उत्तराखंड में रहता हूँ, और मेरा जो सेंटर है वो देहरादून है। देहरादून यहाँ से 240 किलोमीटर्स दूर है, और रामनगर एक्चुअली उत्तराखंड का ही पार्ट है, देहरादून भी उत्तराखंड का ही पार्ट है, और हमें जो है रामनगर से हमें यूपी में एंटर करना पड़ता है और फिर दोबारा देहरादून में एंटर करना पड़ता है। अगर मैं एग्जामिनेशन देने जाऊँ तो मुझे देहरादून में यूपी से होते हुए एंटर करना पड़ेगा, और आप सबको पता है कि यूपी जो है वो काफ़ी कंटेमिनेटेड है इस टाइम पे, और अभी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे है नहीं जाने के लिए, तो मुझे मेरी प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी, और प्राइवेट टैक्सी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ है। और मैं पेपर देने के लिए अपने रिलेटिव्स के घर स्टे करने वाला था, बट वहाँ पे अभी उन्होंने मना कर दिया है कोविड-19 के चलते हुए, तो मुझे होटल करना पड़ेगा, और होटल्स भी खुले नहीं हैं, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, और मैं यही चाहता हूँ कि जेई और नीट जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए। हमारे गांव से हमारा सेंटर काफ़ी दूर पड़ता है, हमको नीट का परीक्षा देने के लिए ट्रेन से जाना पड़ता, लेकिन अब ट्रेन तो चल ही नहीं रही है यहाँ पे, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। पैसेंजर ट्रेन यहाँ से हमारे सेंटर वाले शहर तक जाती थी, लेकिन पैसेंजर ट्रेन सारी बंद है। जो एक्सप्रेस ट्रेनें स्पेशल वाली चल रही हैं वो यहाँ के छोटे वाले स्टेशन पर रुकती ही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे जैसे काफ़ी लोग हैं, हमारे जैसे काफ़ी छात्र छात्राएं हैं जो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, और हमारा जो एरिया है वो पूरा कंटेनमेंट जोन है। यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। निकल भी जाएंगे तो पहुँचेंगे कैसे? यहाँ पे लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत है, यहाँ बसें भी नहीं चल रही हैं, ना कोई सुविधा है वहाँ तक जाने की। और जो पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप पैसे वाले हो, आपके पास इतना पैसा है, आप प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल कर सकते हो। जिनके पास नहीं है वो, उनका खर्चा क्या आप दोगे? अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो क्या आप उसका बिल भरोगे हॉस्पिटल का? या किसी की डेथ हो जाती है तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे? आप अपने बच्चे का थोड़ा सा प्रेशर नहीं झेल सकते, लेकिन यहाँ हजारों पेरेंट्स और बच्चों के अंदर जो प्रेशर है वो मैं ये मास्क पहन के बात भी नहीं कर पा रही हूँ, और आप चाहते हो कि मैं 3 घंटे ये मास्क लगा के एग्जाम दूँ? हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ आई एम सपोज टू डू ऑल दीज थिंग्स? मैं अपना एग्जाम दूंगी या ये इसका ध्यान रखूंगी? सोशल डिस्टेंसिंग ना सिर्फ पेपर्स पे अच्छी लगती है। KCET का एग्जाम देख लो, बीएड का देख लो, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुई है। सर आपने न्यू पॉलिसीज़ बनाई हैं, हम लोग मानते हैं आपने भी हमारे लिए बहुत कुछ सोचा है, बट एज एन एग्जाम्पल आप KCET का एग्ज़ाम देख सकते हैं। वहाँ की हालत देख के हमारे पेरेंट्स ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया है कि अब तो बिल्कुल नहीं जाना है एग्ज़ाम देने, क्योंकि हमारे अगर देयर इज़ एन कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ एंड द एग्ज़ाम, दैन मेरी मम्मा तो ऑफकोर्स मेरी लाइफ चूज़ करेंगी ना, और बहुत से बच्चों की मम्मा यही चूज़ करेंगी। आप देख सकते हैं सेंटर के अंदर आप कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगी, बट सेंटर के बाहर आप क्या श्योरिटी दे सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगी? बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को छोड़ने आते हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे संग आएंगे, अब मेरे पेरेंट्स को अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ वो लोग घर जाएंगे, घर पे जाके मेरे भाई बहन होंगे, उन्हें हो सकता है, पूरी सोसाइटी को हो सकता है। ऐसा तो है नहीं ना, एक बच्चे से उसके घर वालों को, वो घर वालों को, उसकी फैमिली को, उसकी सोसाइटी को, सर सबको हो सकता है। ये बड़े लेवल पे एग्ज़ाम होता है हमारा, ऐसा है नहीं कि एक बच्चे का है सर, इतने सारे बच्चों का है। उस बच्चों से फैमिली जुड़ी हुई है, उस फैमिली से सोसाइटी जुड़ी हुई है, सबका पूरा लॉस होगा सर। ऐसा है नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स का लॉस है। सर प्लीज़ इस बारे में सोचिए।
मैं अपने घर में अकेले इकलौता बेटा हूँ और सर मेरे मम्मी पापा सर थोड़े एजड हैं, ठीक है सर। मेरी सर उम्र अभी 20 साल हो चुकी है सर। वो मेरे हेल्थ को लेकर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और वो अभी मैंने उसको बोला भी है कि कहीं हो सकता है एग्ज़ाम होगा, तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि नहीं तुमको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँ सर, एग्ज़ाम छोड़ दूँ? और सर मेरा जो दोस्त है सर वो ऑलरेडी सर क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है, उसकी बहन भी हॉस्पिटल में है सर। एक को सर नीट देनी है और एक को जेई मेंस देनी है सर। आप सोचिए सर उसकी उम्र अभी 19 साल है, उसकी बहन की, और मेरा दोस्त का 20 साल है सर। वो लोग अभी इतने परेशान हैं सर, वो कैसे एग्ज़ाम देंगे? उसके ऑलरेडी उसकी दादी भी हॉस्पिटल में है, वो कैसे एग्ज़ाम देंगे? या आप चाह रहे हैं कि वो जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है वो भी आके सेंटर पे आए एग्ज़ाम देने के लिए? सर ये मत लीजिए रिस्क सर, प्लीज़। सो दे आर टॉकिंग कि एग्ज़ाम करवा दो कोविड में, क्योंकि गुजरात में जहाँ जहाँ पे उनको सेंटर्स हैं, मेन सेंटर्स, वहाँ पे ये कुछ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, इन सब में एकदम हॉटस्पॉट बन रखे हैं, डेली के डेली बस्ट आउट हो रखा है केसेस। एंड फिर भी वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम करवा दो क्योंकि हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो पहले तुम गुड सेट करवाओ ना अपना। गुजरात का जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है वो तुमने पोस्टपोन कर दिया एंड यू वांट नीड टू बी कंडक्टेड, है ना। एंड क्या लगता है तुमको कि गुजरात में इतना सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो तुमने कुछ नहीं देखा? घर पे बैठ के तुमको ये पता है पापा की कार से कोचिंग जाना है, पापा की कार से देख के आएंगे एग्ज़ाम, वो सब। नॉट एवरीवन्स पापा हैज़ देयर ओन कार। एंड दूसरी बात, तुम डिप्रेशन की बात करते हो, उसको नहीं बोलते डिप्रेशन। घर से 100 150 किलोमीटर दूर बैठ के जब वो सड़े से मेस का खाना खा के 3 साल प्रिपरेशन करते हैं ना, एंड फिर उसके बाद क्या मिलता है? घर वाले आके बोलते हैं हम गांव के आदमी, हाँ ठीक है हमारे पास नहीं है कार। एंड घर वाले डरते भी, तो उनको इतना ही पता है ना कि अगर एग्ज़ाम सितंबर में हुई सो दे सेट मेरा कोई इशू नहीं है। बट मोस्टली बंदों ने बोला है कि यार हमको बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं देने देंगे घर वाले। सो उसको क्या बोलोगे तुम? डिप्रेशन कि 3-4 साल उन्होंने प्रिपरेशन करी एंड जब एग्ज़ाम आई तो उनको बोल दिया कि नहीं देने देंगे घर वालों ने। सर आप हमारी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं सर। हमारे साथ जो हमारे पेरेंट्स आएंगे, किसी को शुगर है, किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को अस्थमा की बीमारी है सर, वो पेरेंट्स सेंटर्स के बाहर खड़े रह के हमारा वेट करते हैं सर। वहाँ पे भी पूरी भीड़ लग जाएगी, तो सर आप वहाँ पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाएंगे? दूसरा क्वेश्चन सर, जब सर हम वहाँ पर किसी बच्चे को अगर कोविड पॉजिटिव है, उसको कोरोना की बीमारी है, तो सर आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो स्टूडेंट्स हमारे बीच बैठा है वो कोरोना पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव नहीं है? तब क्या पता वही कोविड पॉजिटिव बच्चे हमारे बीच बैठ के पेपर देगा। आप कह रहे हैं कि आप थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे सर। थर्मल स्क्रीनिंग अगर वो बच्चा कोरोना जो कोविड की बीमारी है वो एग्ज़ाम से 2 घंटे 3 घंटे पहले PCM पैरास्टामोल खा के आ जाता है और उसका फीवर उतर जाता है सर, फिर आप थर्मल स्क्रीनिंग से कैसे पता लगा पाएंगे कि वो कोरोना पॉजिटिव है? सर वो हमारे बीच में बैठ के एग्ज़ाम देगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जब गार्ड वहाँ पर जो चेकिंग करते हैं, स्टाफ होते हैं, वो हम लोग को एंट्री देने से पहले चेकिंग करते हैं सर। हम जब लास्ट एग्ज़ाम दिए थे तो उन्होंने चेकिंग की थी तो 1 ही 2 गार्ड होते हैं, वो सभी स्टूडेंट को चेक करते हैं, उनको पूरी पॉकेट चेक करते हैं, ऊपर शर्ट्स पैंट्स सर सबको बच्चे को टच करके पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उसकी चेकिंग करते हैं कि कुछ सामान तो नहीं। तो सर वही 2 या 3 गार्ड जो होंगे वो पूरे बच्चे को चेक करेंगे, सभी बच्चों को टच करेंगे, तो सर इससे कोविड का नहीं फैलेगा। पिछले 6 दिनों से हम लगातार नीट और जेई की परीक्षाओं को लेकर ट्रेंड करवा रहे हैं ट्विटर पर यह ट्रेंड ज़्यादातर मीडिया वालों को नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही सरकार तक यह बात पहुँच रही है। कुछ लालची और स्वार्थी मीडिया कर्मियों को तो 200-400 वाले एग्ज़ाम लो और डोंट पोस्टपोन वाले ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। इन मीडिया वालों को 1 करोड़ लोगों की जान की फिक्र नहीं है, इन्हें उन 150 लोगों की फिक्र है जो मेंटल डिप्रेशन में हैं एग्ज़ाम के पोस्टपोन को लेकर। ये 150 लोग कैसे हैं आप खुद देखिए। इनका यह मानना है कि एग्ज़ाम लो, जो लोग मरते हैं उन्हें मरने दो। इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिहार के 38 में से 16 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इन्हें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुंबई जैसे शहर में मानसून ने आम जीवन को त्रस्त कर रखा है। इन्हें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में कोरोना की क्या स्थिति है। बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर सेंटर पर जाना पड़ता है। सबके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं होती, सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि कोरोना की चपेट में आ जाए तो लाखों दे के अपना इलाज करवा लें। यह एग्ज़ाम लो वाले ज़्यादातर लोग वो हैं जिनका एग्ज़ाम सेंटर उनके घर के एकदम नज़दीक होगा या सुबह उठ के आराम से जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। या ये भी बोलते हैं कि जेई का शिफ्ट बढ़ा दो। अरे आपको तो बस एक ही बार जाके एग्ज़ाम देना है। शिफ्ट बढ़ाने से जो वहाँ शिक्षक होंगे, जो वहाँ इन्विजिलेटर होंगे, उनकी जान को भी तो खतरा है। एक तरफ विद्यार्थी
अभिभावक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, उनसे जंग हार रहे हैं, और दूसरी तरफ ये एग्जाम लो वाले मीडिया को खरीद रहे हैं, 50-50 रुपए में रिट्वीट्स करवा रहे हैं, झूठी खबर फैलवा रहे हैं। ये लोग बड़े होकर वैसे ही डॉक्टर बनेंगे जो कहेगा पेशेंट मर रहा है तो मरने दो, पहले फीस जमा करो। कल भी हमारी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की जान बचाना अति आवश्यक है। अगर विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की जान बचाने के लिए आंदोलन करना पड़े, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, तो फिर और कुछ नहीं कहने को रह जाता। माननीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी विद्यार्थियों और उनके परिवार वालों की जान बचा लें।